फ्रेंड्स, अगर आपने इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, गोल्ड फंड या इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो एक सिंपल सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडम्पशन के समय कौन सा टैक्स लगेगा? यहाँ सबसे बड़ी गलती ये है कि कई लोग सिर्फ फंड का नाम देखकर टैक्स रूल डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन 2026 में सही तरीका है पहले फंड की टैक्स क्लासिफिकेशन समझिए, फिर होल्डिंग पीरियड और उसके बाद एप्लीकेबल टैक्स रेट। आज की वीडियो में हम इसी को एक सिंपल 3 बकेट फ्रेमवर्क में समझेंगे ताकि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और बाकी कैटेगरीज को लेकर कंफ्यूजन कम हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कोएम कैपिटल। मैं हूं लक्ष्मण सिंह, AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ARN 350974। ये वीडियो जनरल इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। टैक्सेशन, इन्वेस्टर स्टेटस, फंड स्ट्रक्चर, एक्विजिशन डेट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर डिपेंड कर सकती है। आज की मेन एक्सप्लेनेशन रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर के सामान्य कैपिटल इन्वेस्टमेंट केसेस के लिए है। NRI, बिजनेस इन्वेंटरी, कॉर्पोरेट या सोशल सिचुएशंस में ट्रीटमेंट अलग हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए, ये वीडियो 13 अगस्त 2026 तक अवेलेबल ऑफिशियल प्रोविजंस के आधार पर तैयार किया गया है। सबसे पहले पूरे टॉपिक को 3 बकेट्स में डिवाइड करते हैं। बकेट नंबर 1, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ब्रॉडली टैक्स लॉ में ऐसे फंड्स जिनका रिक्वायर्ड एक्सपोजर डोमेस्टिक लिस्टेड इक्विटी में प्रिस्क्राइब्ड लेवल पर रहता है, इक्विटी ओरिएंटेड ट्रीटमेंट पा सकते हैं। सामान्य स्ट्रक्चर में 65% डोमेस्टिक लिस्टेड इक्विटी टेस्ट रेलिवेंट है। सर्टेन फंड ऑफ फंड या FOF स्ट्रक्चर के लिए अलग 90% कंडीशन भी है। बकेट नंबर 2, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, और यही 2025-26 का सबसे बड़ा चेंज आएगा। अब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स का फोकस डेट ओरिएंटेड स्कीम्स पर है। ब्रॉडली ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो 65% से ज्यादा प्रोसीड्स डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या ऐसे डेट फंड्स में 65% या ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले क्वालिफाइंग फंड्स ऑफ फंड्स। बकेट नंबर 3, अदर म्यूचुअल फंड्स, यानी जो ना इक्विटी ओरिएंटेड डेफिनेशन मेट करते हैं ना स्पेसिफाइड डेट फंड डेफिनेशन। इस बकेट में स्कीम स्ट्रक्चर के हिसाब से गोल्ड, इंटरनेशनल, सर्टेन फंड्स ऑफ फंड, मल्टी एसेट या दूसरी नॉन इक्विटी स्कीम्स आ सकते हैं। इसलिए पहले प्रैक्टिकल लर्निंग कैटेगरी नेम देखकर टैक्स तय मत कीजिए, स्कीम का एक्चुअल टैक्स क्लासिफिकेशन चेक कीजिए। नाउ फ्रेंड्स, अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। अगर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स 12 महीने या उससे कम होल्ड की गई हैं, तो गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG होगा। करंट रेट 20% है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल STT कंडीशंस। अगर यूनिट्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड की गई हैं, तो गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG होगा। इक्विटी ओरिएंटेड LTCG में टैक्स ईयर के एग्रीगेट एलिजिबल गेन्स पर 1,25,000 तक थ्रेशोल्ड मिलता है। इस थ्रेशोल्ड से ऊपर का एलिजिबल LTCG 12.5% रेट पर टैक्सेबल है, सब्जेक्ट टू STT कंडीशंस। ध्यान दीजिए, 1,25,000 का थ्रेशोल्ड हर स्कीम या हर फोलियो के लिए अलग नहीं है। ये रेलिवेंट इक्विटी LTCG का एग्रीगेट थ्रेशोल्ड है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पूरे टैक्स ईयर में आपके एलिजिबल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड LTCG का एग्रीगेट 2,10,000 है। 1,25,000 थ्रेशोल्ड के बाद टैक्सेबल LTCG 85,000 बचेगा। 12.5% का बेस 10,25,000 होगा। एप्लीकेबल सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलग से हो सकते हैं। ELSS के बारे में कॉमन मिसकंसेप्शन, 3 साल का लॉक इन खत्म होना रिडेम्पशन को टैक्स फ्री नहीं बनाता। ELSS अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तो रिडेम्पशन पर एप्लीकेबल इक्विटी कैपिटल गेन रूल्स ही देखेंगे। नाउ डेट फंड्स, ये सेक्शन सबसे ज्यादा आउटडेटेड इंफॉर्मेशन से प्रभावित है। करंट लॉ में स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन डेट ओरिएंटेड स्कीम पर सेंटर्ड है। अगर फंड 65% से ज्यादा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, या क्वालिफाइंग फंड्स ऑफ फंड्स 65% या ज्यादा ऐसे डेट फंड यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है, तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड रूल अप्लाई हो सकता है। ऐसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अगर 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद एक्वायर्ड हुए हैं, तो ट्रांसफर, रिडेम्पशन
या मैच्योरिटी पर गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। होल्डिंग पीरियड चाहे लंबा हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल के सामान्य केस में ये गेन एप्लीकेबल नॉर्मल स्लैब रेट्स पर टैक्सेबल होता है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। आपने जुलाई 2024 में स्पेसिफाइड डेट म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अगस्त 2026 में 5,80,000 पर रिडीम किया। 80,000 गेन यूनिट 1 अप्रैल 2023 के बाद एक्वायर होने के कारण स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड रूल के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। एप्लीकेबल नॉर्मल स्लैब रेट इन्वेस्टर की टोटल टैक्सेबल इनकम और चूजन टैक्स रिजीम पर डिपेंड करेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पहले एक्वायर्ड डेट फंड यूनिट्स पर यही शॉर्टकट ब्लाइंडली अप्लाई मत कीजिए। वे डीम्ड एसटीसीजी रूल के बाहर हो सकते हैं और एक्विजिशन डेट तथा करंट होल्डिंग पीरियड रूल्स के आधार पर अलग एनालिसिस चाहिए। फ्रेंड्स, अब हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स का मतलब है ऑटोमेटिकली कोई एक टैक्स रेट नहीं है। अगर हाइब्रिड स्कीम टैक्स लॉ के इक्विटी ओरिएंटेड टेस्ट को मैट करती है तो इक्विटी ओरिएंटेड टैक्स रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। अगर स्कीम 65% से ज्यादा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड टेस्ट को मीट करती है तो पोस्ट 1 अप्रैल 2023 यूनिट्स पर स्पेसिफाइड डेट म्यूचुअल फंड रूल रेलेवेंट हो सकता है। अगर स्कीम ना इक्विटी और ना स्पेसिफाइड डेट म्यूचुअल फंड तो यह अदर म्यूचुअल फंड बकेट में आ सकती है। इसलिए एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट और सिर्फ कैटेगरी नाम देखकर टैक्स कंक्लूड करना सेफ नहीं है। स्कीम की टैक्स क्लासिफिकेशन, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी टैक्स वेरीफाई कीजिए। फ्रेंड्स, थर्ड बकेट, अदर म्यूचुअल फंड्स। करंट जनरल रूल में स्कीम्स जो इक्विटी ओरिएंटेड भी नहीं है और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड भी नहीं है, उनके लिए लिस्टेड और अनलिस्टेड स्टेटस इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिस्टेड यूनिट्स के केस में ब्रॉडली 12 मंथ से ज्यादा होल्डिंग लॉन्ग टर्म हो सकती है। अनलिस्टेड यूनिट्स में 24 से ज्यादा होल्डिंग लॉन्ग टर्म हो सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर करंट जनरल रेट 12.5% है विदाउट इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म गेन सामान्य एप्लीकेबल रेट्स पर टैक्सेबल होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज लिस्टेड हो सकता है, इसलिए अगर ये इक्विटी ओरिएंटेड या स्पेसिफाइड डेट फंड नहीं है, लिस्टेड यूनिट्स होल्डिंग पीरियड रूल रेलेवेंट हो सकता है। वहीं ओपन एंडेड गोल्ड फंड या गोल्ड फंड ऑफ फंड जनरली अनलिस्टेड हो सकता है, इसलिए 24 मंथ रूल रेलेवेंट हो सकता है। इसी तरह इंटरनेशनल इक्विटी फंड डोमेस्टिक इक्विटी ओरिएंटेड टेस्ट मीट नहीं करता। अगर वे स्पेसिफाइड डेट फंड भी नहीं है तो सामान्य अदर फंड फ्रेमवर्क में लिस्टेड या अनलिस्टेड के हिसाब से होल्डिंग पीरियड देखना पड़ सकता है। लेकिन ये कैटेगरी लेवल एग्जांपल्स हैं। किसी स्पेसिफिक स्कीम का टैक्स स्टेटस या उसके स्ट्रक्चर और एप्लीकेबल लॉ के आधार पर वेरीफाई करना जरूरी है। फ्रेंड्स, अब 4 प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखते हैं। पहला, एसआईपी। एसआईपी में हर इंस्टॉलमेंट्स अलग डेट पर यूनिट्स एक्वायर करती है, इसलिए रिडम्पशन के समय होल्डिंग पीरियड भी इंस्टॉलमेंट वाइज या लॉट वाइज रेलेवेंट होता है। पुरानी यूनिट्स लॉन्ग टर्म हो सकती है और कंपैरेटिवली रिसेंट यूनिट्स शॉर्ट टर्म। दूसरा, स्विच। म्यूचुअल फंड स्विच में सोर्स स्कीम से यूनिट्स निकलती है, इसलिए स्विच आउट सामान्यतः रिडम्पशन और ट्रांसफर जैसे टैक्स इवेंट क्रिएट कर सकता है, इसलिए स्विच को टैक्स फ्री इंटरनल ट्रांसफर मान लेना सही नहीं है। कुछ रेगुलेटरी कंसोलिडेशन सिचुएशंस में स्पेशल एग्जेम्पशंस अलग हो सकती हैं। तीसरा, आईडीसीडब्ल्यू। रेजिडेंट इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड आईडीसीडब्ल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम सामान्यतः एप्लीकेबल स्लैब रेट पर टैक्सेबल होता है। करंट लॉ में थ्रेशोल्ड क्रॉस होने पर रेजिडेंट पेमेंट पर 10% टीडीएस प्रोविजन है। करंट थ्रेशोल्ड 10,000 रुपए है। याद रखें, टीडीएस फाइनल टैक्स नहीं है। और 2026 का एक नोटेबल अपडेट, फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड यूनिट से कवर्ड इनकम के अगेंस्ट पहले उपलब्ध लिमिटेड इंटरेस्ट डिडक्शन को करंट प्रोविजन ने रिमूव कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल लॉसेस। टैक्सेशन सिर्फ गेन्स की कहानी नहीं है, कैपिटल लॉसेस भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जनरली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ होती है। अनअब्सॉर्ब्ड
एलिजिबल कैपिटल लॉस को कंडीशंस के साथ अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कैरी फॉरवर्ड के लिए रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट और ड्यू डेट कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिडेम्पशन स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है। अब 7 कॉमन मिसकंसेप्शन जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला, टैक्स रिडम्पशन अमाउंट पर नहीं, टैक्स जनरली टैक्सेबल गेन पर देखा जाता है। दूसरा, हर म्यूचुअल फंड पर सेम टैक्स रूल नहीं होता। तीसरा, डेट फंड को 3 साल होल्ड किया, अब LTCG, ये पुराना शॉर्टकट 2026 में ब्लाइंडली यूज नहीं करना चाहिए। चौथा, हाइब्रिड शब्द अपने आप में इक्विटी टैक्स या डेट टैक्स डिसाइड नहीं करता। पांचवा, 1,25,000 रुपए इक्विटी LTCG थ्रेशोल्ड हर फोलियो के लिए अलग नहीं है। छठा, SIP की हर इंस्टॉलमेंट का होल्डिंग पीरियड एक जैसा नहीं होता। और सातवां, ELSS लॉकिंग खत्म होना गेन को ऑटोमेटिकली टैक्स फ्री नहीं बनाता। तो रिडेम्पशन या स्विच से पहले ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं। नंबर 1, स्कीम टैक्स क्लासिफिकेशन चेक करें, इक्विटी ओरिएंटेड, स्पेसिफाइड डेट फंड या अदर फंड। नंबर 2, यूनिट्स एक्विजिशन डेट चेक करें, स्पेशली डेट यूनिट्स में 1 अप्रैल 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, होल्डिंग पीरियड और लिस्टेड और अनलिस्टेड स्टेटस चेक करें। नंबर 4, कैपिटल गेन स्टेटमेंट में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लॉसेस और एग्रीगेट इक्विटी LTCG देखिए। नंबर 5, इन्वेस्टर स्टेटस और टैक्स सिचुएशन कंसीडर करें, NRI, कॉर्पोरेट, HUF, बिजनेस होल्डिंग या स्पेशल केसेस में प्रोफेशनल एडवाइस लेना सेंसिबल है। फ्रेंड्स, एक लाइन समरी में हम बोलें तो म्यूचुअल फंड टैक्सेशन 2026 समझने के लिए फंड्स का नाम नहीं, उसकी टैक्स क्लासिफिकेशन पहले देखिए। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में 12 मंथ टेस्ट और स्पेशल इक्विटी कैपिटल गेन रेट्स इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइड डेट म्यूचुअल फंड्स में 1 अप्रैल 2023 के बाद एक्वायर्ड यूनिट्स का गेन होल्डिंग पीरियड के बावजूद डीम्ड शॉर्ट टर्म हो सकता है, और बाकी फंड्स में लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशंस यूजफुल लगी हो तो क्वाम कैपिटल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर ऑपरेशंस, टैक्सेशन और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल अवेयरनेस को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझते हैं। दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मण सिंह, AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ARN 350974। थैंक यू।